नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोगों ने बात की थी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की, और मैंने का 46 तक पढ़ाया था। आर्टिकल 46 मैंने आपको बता दिया था। अब आप मुझे बताइए कि जो आर्टिकल बचे थे और जो मैंने एमसीक्यू आपको दिए थे, किस किस भैया ने वो एमसीक्यू लगा लिए हैं, किस किस बहन ने वो एमसीक्यू लगाए हैं, और किसका कितना स्कोर बना था। 30 मैंने क्वेश्चंस दिए थे। 30 क्वेश्चंस में से किसने कितने क्वेश्चंस किए हैं, प्लीज पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ विद ऑनेस्टी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो इसको आप लोग भैया बताते हुए चलिए। ठीक है जी, चलिए। बहुत बढ़िया से सारे 30 में से 16 प्रशांत कह रहे हैं। और कौन कौन बता रहे हैं? चलिए, शानदार सर। 30 में से 29, अरे गजब। चलिए, मैं आपको जल्दी जल्दी टिक भी करा दूंगा, है ना। मैं टिक भी करा दूंगा। हम यहाँ पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी। और इसकी क्लास हमारी चल रही है सेकंड सेकंड क्लास है, क्योंकि अभी हम लोग मौलिक कर्तव्य भी पढ़ेंगे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भी पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर पढ़ना था कि सर हम 47 पढ़ रहे थे, है ना, आर्टिकल 47, कि सर नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषण स्तर में सुधार। हमने ये पढ़ा था कि सर ये राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्यों में जो नशीले पदार्थ हैं, लाइक दारू भी प्रतिबंधित कर सकते हैं। जैसे गुजरात, बिहार, इन पे दारुओं पर रोक लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो धड़ल्ले से बिकती हैं, धड़ल्ले से बिकती हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था बैन ऑन नारकोटिक्स एंड इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल लेवल। अब यहाँ पर क्या है कि सर ये जो सुधार होगा, 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं इनके लिए पोषण स्तर में सुधार किया जाएगा। आपने ये देखा होगा कि जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, जो स्कूल होते हैं, वहां पर क्या दिया जाता है? दलिया, हलवा, चने, जिससे पोषण स्तर में सुधार हो। क्या हो जी? पोषण स्तर में सुधार हो। यहां हम पढ़ लेंगे कि सर पोषण स्तर में सुधार हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहां पर लिखना है। ये पॉइंट आपको यहां पर लिखना होगा कि सर अनुच्छेद 47 कहता है कि भैया, क्या कहता है? नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। किस पर? आप कहेंगे सर नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषण स्तर में सुधार। किसमें? पोषण स्तर में सुधार। चलिए, हम बात करते हैं कि सर यहां पर अनुच्छेद 48 क्या कहता है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 48 में क्या लिखा हुआ है जी? जल्दी जल्दी से बताइए। अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स, इसके बारे में बात करेंगे कि सर यहां पर अनुच्छेद 48 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स, यानी कि कृषि और पशुओं की सुरक्षा की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 48 में। किसमें? अनुच्छेद 48 में। अब ये मुझे बताइए कि सर इसमें किसकी गौवंश की हत्या पर भी रोक है? गौवंश की हत्या पर रोक है, गौवंश की हत्या पर रोक है। आप कहेंगे सर गौवंश की हत्या पर रोक। यहां पर हमने बात कर ली है कि सर गौवंश की हत्या पर रोक है। चल जाएंगे ये सेल है, 2 सेल, ठीक है। चलिए, हाँ खाइए। हमने ये बात कर ली, हमने ये बात करी कि गौवंश की हत्या पर रोक संविधान के किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 48 में। कृषि की सुरक्षा किस आर्टिकल में है? 48 में। पशुओं की सुरक्षा किस आर्टिकल में है? 48 में। ठीक है, अब क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किया जाता है 1976 में, जिसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है 48A, 41A। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 48 का या 40A
48A, अनुच्छेद 48 का 48A, इसमें कहता है कि पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये कब जोड़ा गया था? ये कब जोड़ा गया है? इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है जी, कि सर कब जोड़ा गया था? 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो यहां पर हमने पढ़ लिया, ये सारी बातें हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर हो गई। चलिए बताइए, कोई आपत्ति, कोई समस्या वाली बात, किसी को कोई दिक्कत? तो हमने पढ़ा कि सर अनुच्छेद 48 का संविधान में कब जोड़ा गया था? आप कहेंगे सर 48 का 42वां संविधान संशोधन था, जिसको 1976 में किया गया। 1976 में एक नया आर्टिकल जोड़ दिया 48A, क्योंकि समय समय पर अनुच्छेदों की जरूरत पड़ी और तब तब संविधान में अनुच्छेद जोड़े गए। इसी कारण जो मूल अनुच्छेद है वो 395 है, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से काउंटिंग के अकॉर्डिंग 470 अनुच्छेद हो चुके हैं। यहां पर हमने पढ़ा कि 48A किससे संबंधित है जी? 48A किससे संबंधित होगा? आप कहेंगे सर 48A किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा। 48 कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा। गौवंश की हत्या पर रोक। ठीक है, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, पोषण स्तर में सुधार, ये इसमें दिया हुआ है। प्लीज इसको आप लोग लिख चुके होंगे, क्योंकि मैंने पीडीएफ कल ही दे दी थी। पूरी पीडीएफ मैंने कल ही दे दी थी। आप लोगों ने लिखी है या नहीं बताइए? पूरी ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना क्या पीडीएफ आपने कल लिख ली थी या नहीं। ठीक है, प्लीज। 46 में था, 46 में कल बताया नहीं था मैंने? अनुच्छेद 46 में बताया नहीं था कि SC/ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित शैक्षिक विकास, एजुकेशनल डेवलपमेंट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द गिवन ऑफ आर्टिकल 46। चलिए, अब ये आपने लिख लिए। नहीं लिखे थे भाई, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। अगर आप नहीं लिखेंगे फिर तो बहुत समस्या है। लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो गलत बात है, क्योंकि भाई आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, यूपी पुलिस का एग्जाम है भैया 8, 9, 10 जून को, जून में एग्जाम होना है आपका, और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। अभी आपके पास क्या बचा है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने हैं। 4 महीनों में भी अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी जी। चलिए, अब बात आती है, ये आर्टिकल लास्ट है इसके, फिर मैं टेस्ट कराऊंगा। ठीक है, अनुच्छेद 48 में क्या दिया है? राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा। कि सर जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्मारक है, उनकी रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जैसे जैसे लाल किला है, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुतुब मीनार है, ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अक्षरधाम मंदिर है, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब राष्ट्रीय महत्व का, जैसे इंडिया गेट है, जैसे इंडिया गेट है, जंतर मंतर है, इनकी रक्षा ये राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो अनुच्छेद 49 कहता है, आर्टिकल 49 कहता है कि यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय और ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करें। वहां पर सीआरपीएफ लगी होती है। कौन लगी होती है? सीआरपीएफ लगी होती है। तो आप कहेंगे सर प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग अलग करना, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। देखिए, न्यायपालिका का काम होता है अलग, कार्यपालिका का काम होता है अलग। तो दोनों ही एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ना तो कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करेगी, ना ही न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप करेगी। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग काम करने की आजादी देता है? तो अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50। चलिए आगे बात करते हैं कि सर अनुच्छेद 51, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। ये भैया देश का, हमारे रक्षा मंत्रालय, हमारे देश का, भारतीय सरकार का जिम्मेदारी है कि वो हमारी बाहरी
आक्रमणों से हमारी रक्षा करे। विदेश नीति, किसी के साथ कैसे संबंध होने हैं, जैसे अभी भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड मिल हुई है, ठीक है, जो टैरिफ था वो 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। तो एक तरफ तो ये फायदा हुआ, लेकिन एक तरफ नुकसान ये हो रहा है कि भारत रूस से अपने रिश्ते खराब कर रहा है, ठीक है। अब भारत सरकार क्या सोचकर ये फैसला ले रही है, ये इंटरनेशनल मैटर है, उसमें हमारा आपका कोई योगदान नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो संधि समझौते होंगे, जो शांति सुरक्षा होगी, विदेश नीतियां होंगी, ये सब अनुच्छेद 51 में है। किसमें है जी? अनुच्छेद 51 में। आप कहेंगे सर किसमें? अनुच्छेद 51 में, ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 क्या कहता है, जल्दी से लिख। सारे पॉइंट आपने यहां तक लिख लिए होंगे, ठीक है जी। सीआईएफ जो राष्ट्रीय स्मारक है, जैसे लाल किले पर सीआईएसएफ सीआरपीएफ लगी हुई है ना, इंडिया गेट पर सीआरपीएफ लगी हुई है। तो भैया जो जो सुरक्षा के लिए हैं उन पर भैया हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब बात आ रही थी टेस्ट की। चलिए बताइए, अभी मैं मौलिक कर्तव्य भी कराऊंगा। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? अब आप अपने चेक करना कि भैया सही लगाए थे या नहीं। भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अब आप लोग अपना चेक करते रहिए फटाफट से। आप कहेंगे आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। तो यहां पर आप कहेंगे सर आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए? आयरलैंड से। अब आपको टिक करना है, अब आपको यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? आप कहेंगे सर 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। भैया क्वेश्चन नंबर भी तो डालिए, मुझे कैसे पता चलेगा आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मेरी बात आप, चलिए ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। माफी चाहूंगा 2 मिनट मेरी आवाज अभी नहीं आई होगी, सर से मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था। तो हमने यहाँ पर
चलिए, हमने यहाँ पर बात कर ली थी, हम बात कर रहे थे संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, तो हमने पढ़ा था ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना ये होगा, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की बात जो है ये कहां पर की गई है। अब कल्याणकारी राज्य की बात जो होगी, देखिए यहां पर लिखा है प्रस्तावना और नीति निदेशक सिद्धांत। देखिए यहां पर इसमें भी बात की गई है और इसमें भी बात की गई है, तो यहाँ ए और सी दोनों दिया हुआ है, तो इसमें हम कर सकते हैं, अगर प्रस्तावना ना दिया रहता तो हम इसको केवल नीति निदेशक सिद्धांत कर लेते। क्या कर लेते? नीति निदेशक सिद्धांत कर लेते। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट है नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? आप कहेंगे सर ये वाद्य योग्य नहीं है, नॉन जस्टेबल है। मैंने कहा था कि नहीं इनके उल्लंघन पर सजा नहीं दी जाएगी, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आगे बात करेंगे भारतीय संविधान के तहत राज्यों को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश किसमें दिया है? तो आप कहेंगे सर अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा किसमें थी? अनुच्छेद 51 में थी। किसमें थी? अनुच्छेद 51 में थी। हमने ये पढ़ लिया था कि अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा अनुच्छेद 51 में है। राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, किसका कथन होगा? आप कहेंगे सर ये केटी साहा का था, पढ़ाया था ना मैंने केटी साहा। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइए किसी को कोई दिक्कत यहां तक कि सर कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत क्या होगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की व्यवस्था अनुच्छेद 50 में दी हुई है। किस में दी हुई है? अनुच्छेद 50 में दी हुई है। नेक्स्ट यहां पर आप लोग मुझे बताइए, यहां पर आप लोग मुझे बताएंगे संविधान के किस संशोधन द्वारा पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन अनुच्छेद 48A कब जोड़ा गया था? ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपने पढ़ा कि सर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में कहां सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में, और आपको यह पता है कि 39D जोड़ा गया। कौन सा? 39D। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में गोवध निषेध है? गोवध निषेध है, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 49 में। किसमें? गोवध अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 की बात हो गई। चलिए नेक्स्ट हमने यहां पर पढ़ना है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा। यहां पर हम बात कर रहे हैं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आप क्या कहेंगे? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भैया 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 45 में है। नेक्स्ट है समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किसमें किया गया है? समान न्याय, तो आप कहेंगे सर 39A में। क्या ये हम नहीं कर पाएंगे? अच्छे से आप लोग कर लेंगे, अच्छे से आप लोग सारी चीजों की बात करेंगे। नेक्स्ट है शराबबंदी, मद निषेध और पोषाहार स्तर को ऊपर उठाने का दायित्व किसमें है? अनुच्छेद 47 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं की संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 49 में। कोई टिक गलत कर दिया क्या? कौन सा टिक गलत किया है भाई? कोई भी टिक गलत नहीं है जी, कोई भी टिक गलत यहां पर नहीं है। ठीक है, सारे टिक सही हैं, परेशान मत हो आप। नेक्स्ट है ये सारे पॉइंट लिख लिए, हमने यहां पर पढ़ लिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किससे संविधान की अनोखी विशेषता कहा था? आप कहेंगे सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को। आगे है कि अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदार किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? आप कहेंगे 43A कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधित यानी कि आर्थिक सुधार की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 46 में। किसमें? अनुच्छेद 46 में। भैया सभी इंपोर्टेंट हैं, सभी इंपोर्टेंट है, ऐसे तो नहीं कह सकते कि भाई कौन सा था। ये मैंने कल ही आपको दे दी थी पीडीएफ, अगर इसमें भी आपने नहीं किया तो फिर भैया आपके साथ दिक्कत है, आपके साथ दिक्कत होगी। किस मामले में? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। जल्दी से बता दीजिए।
चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार, यहां पर हमने बातें कर ली हैं। आप कहेंगे सर किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं? बता दीजिए। देखिए हमने यहां पर बात कर ली थी, हमने यहां पर सारी चीजों के बारे में बात की थी, हालांकि मैंने ये नहीं बताया होगा। एक मामला था 1980 का, क्वेश्चन करने से ये फायदा रहता है, ये फायदा रहता है। मैंने एक अनुच्छेद बताया, एक आर्टिकल मैंने आपको 14 जब मैं पढ़ा रहा था मूल अधिकारों में, तो वहां पर मैंने बताया था मिनर्वा मिल्स अनुच्छेद 14, ठीक है, वो पढ़ा था। मिनर्वा मिल्स मामला था 1948 का, 1980 का। इसमें कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं, कि जब भी कानून बनाए जाएं तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बनाए जाएं। ठीक है, मिनर्वा मिल्स होगा भैया, केशवानंद भारती नहीं होगा, मिनर्वा मिल्स होगा। चलिए बता दीजिए, यहां पर सारी चीजें हमने पढ़ ली, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात करेंगे कि सर सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? कौन कौन भैया बता रहे हैं, जल्दी से बताइए कि सर यहां पर अगर मैं बात करूं बढ़ावा देने की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 45 में है क्या, 43 में होगी? तो आप कहेंगे सर 43वीं, सहकारी समितियां 43वीं में है। किसी को कोई दिक्कत? अब बात आती है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? बताइए कि सर ग्राम पंचायतों का गठन, मद निषेध, समान नागरिक संहिता, कुटीर उद्योग। अब आप लोग इसको मुझे बता देना, क्योंकि भैया समय हमारा जो है आधा घंटा हो गया। अभी मौलिक अधिकार भी करने, ये आप लोग कर लेना, ठीक है। बाकी मैं इसके टिक करके आपको दे दूंगा, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो मौलिक कर्तव्य भी तो पढ़ना पड़ेगा, हमें मौलिक कर्तव्य भी तो पढ़ना पड़ेगा। आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। आप कहेंगे सर मौलिक कर्तव्य, बताइए। अब आप चलिए मुझे बता दीजिए कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने कर दिए, कितने क्वेश्चंस आपने नहीं किए। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल, मैं इसके टिक करके दे दूंगा आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज, हम यहां पर बात करेंगे सर मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्य, देखिए मौलिक कर्तव्य जब हम पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य हम पढ़ेंगे, आई होप आपने सारी चीजें पढ़ ली, सारी चीजों को आपने विस्तृत रूप से पढ़ लिया है ना। उसमें हमने ये पढ़ा है ना भैया, मैंने पूरा डीपीएसपी करा दिया, क्वेश्चंस करा दिए, सारी चीजें करा दी। कि आप थोड़ा बहुत खुद से नहीं कर सकते हैं, या सारी सारी जो मलाई है वो खुद ही आपको बना कर दी जाए? थोड़ा बहुत तो आपको भी करना पड़ेगा ना मेहनत, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना आपको मेहनत। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर ये मौलिक कर्तव्य हैं, मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है, ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे। चलिए ये मूल संविधान में नहीं थे। हमने यहां पर पढ़ लिया कि सर ये मूल संविधान में नहीं थे। हमने पढ़ा कि सर जो मौलिक कर्तव्य हैं ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ये बाद में हमने लिए हैं। ये बाद में हमने कहां से लिए हैं इनको, ये कहां से प्रेरित हैं? आप कहेंगे सर ये कहां से प्रेरित हैं, ये कहां से इंस्पायर्ड हैं, ये कहां से इंस्पायर्ड हैं? आप कहेंगे सर ये इंस्पायर्ड कहां से हैं, तो ये इंस्पायर्ड है रूस से। कहां से? रूस, रूस यानी कि रसिया। ये कहां से इंस्पायर्ड है? रसिया से। ये कहां से इंस्पायर्ड है जी? रसिया से। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सर मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें रूस से प्रेरित किया गया है। अब इन्हें हम बात कर रहे हैं कि सर उन 42वां संविधान, पहले बात करेंगे सर इन्हें जोड़ने की सिफारिश किसने की थी? इन्हें जोड़ने की सिफारिश किसने की थी? रिकमेंडेशन किसने की थी? जल्दी से बताइए, रिकमेंडेशन की बात हो रही है, रिकमेंडेशन किसने की थी? कौन कौन भैया बताएंगे कि सर इसे जोड़ने की सिफारिश किसने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने? आप कहेंगे सर सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति।
सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यहां पर हमने बात कर ली सरदार स्वर्ण सिंह समिति। चलिए हमने पढ़ लिया कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आपने ये लिख लिया। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हुए चल रहे हैं कि सर सरदार स्वर्ण सिंह समिति, मैंने आपको बताए नहीं थे कि जो मौलिक कर्तव्य जो डीपीएसपी थे वो तीन भागों में बांटे गए थे, बताए नहीं है। ये तो गलत बात है आपकी, अगर आप याद खुद नहीं कर रहे हैं और टीकरा मुझ पर फोड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया नहीं था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 3 भागों में बांटे गए थे, समाजवादी, ठीक है, गांधीवादी और उदार बौद्धिकवादी, कराए हैं ना। ये तो गलत बात है आप लोगों की, सबको नहीं बोल रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने वो कराए नहीं थे, बताइए, मैंने कराए नहीं है। नहीं जी, क्वेश्चंस तो स्पीड में ही कराए जाएंगे। बताइए 30 क्वेश्चंस कराने के बाद मैं कैसे करा पाऊंगा चैप्टर? तभी तो मैंने वो घर से दिया था, तभी तो मैंने वो आपको घर से दिया था कि घर से आप कर लेना। यहाँ तो केवल टिक चलेगा उसमें, यहाँ तो केवल टिक चलेगा। भैया आपकी स्पीड ज्यादा कम है तो उसमें क्या कर सकते हैं बताएं, आप मुझे बताइए क्या कर सकते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था 1976 में, ठीक है, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करनी है कि मौलिक कर्तव्य हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। इनकी अवधारणा, इन्हें कहाँ से प्रेरित किया गया है? रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, हमने यहाँ पर बातें कर ली, हमने यहाँ पर बातें कर ली हैं। आप लोग मुझे बताइए, आपने ये बातें करी कि सर इनकी सिफारिश जो थी, इनकी सिफारिशें क्या थी, इनकी सिफारिश क्या थी? इन्होंने कहा था कि सर मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े जाएं। इन्होंने कहा था कि मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में जोड़े जाएं। मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में जोड़े जाएं। कहां पर? आप कहेंगे सर संविधान में, संविधान में जोड़े जाएं, जोड़े जाएं। तो ये हमने पढ़ लिया, संविधान में जोड़े जाएं। इन्होंने दूसरी सिफारिश ये की थी कि सर केवल 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। इन्होंने कहा था कि केवल 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, 8 मौलिक कर्तव्य, 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, जोड़े जाएं। यहां पर हमने लिख लिया 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। हालांकि ये सिफारिश एक्सेप्ट नहीं की गई, ये सिफारिश एक्सेप्ट हो गई क्योंकि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ना कि 8। आप कहेंगे सर 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश हुई थी, जोड़े गए थे 10। इन्होंने और क्या कहा था? इन्होंने तीसरी सिफारिश ये की थी कि भैया, इन्होंने कहा था कि टैक्स जमा करना मौलिक कर्तव्य बनाया जाए। कर जमा करना, जमा करना, टैक्स यानी कि कर जमा करना मौलिक कर्तव्य बनाया जाए। क्या किया जाए? आप कहेंगे सर मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य बनाया जाए, बनाया जाए। लेकिन इसको भी नहीं किया गया, इसको भी नहीं स्वीकार किया गया। ठीक है, इनमें चौथी क्या थी? इन्होंने कहा था कि मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर सजा हो। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर, के उल्लंघन पर सजा दी जाए। मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन पर सजा हो, क्या हो भैया? सजा दी जाए। ठीक है, सजा दी जाए। तो इसकी व्यवस्था भी क्या हो गई? ये भी एक्सेप्ट नहीं किए गए। इसको भी क्या किया? इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। यूएसएसआर ही रसिया है, यूएसएसआर ही क्या है? रसिया है। तो ये आप लोगों ने लिखे क्या? अब ये बातें हो गई कि सर मौलिक कर्तव्य जोड़े कब गए थे, तो इनको जोड़ा कब गया है? तो आप कहेंगे सर जब इन्होंने इस सिफारिश की थी कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, जोड़े तो 10 गए थे, अब वर्तमान में कितने? 11 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 11। समझ में आया आपको? चलिए, डेली एक कमेंट करने से सोनम मेरी बहन कुछ नहीं होगा। आते ही स्पीड कम करो, स्पीड कम करो, धीरे पढ़ाओ, धीरे पढ़ाओ, इस कमेंट से कुछ नहीं होगा।
मेहनत करनी पड़ेगी मेरी बहन, आप कसम खाओ कि सर मैं आपके साथ मेहनत करूंगी, देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होगा। आप बस एक बार मेहनत करने का प्रयास तो करो। अब बताइए, मुझे 34 मिनट हो गए, मैंने मौलिक कर्तव्य स्टार्ट करे हैं। अब तो क्या आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है? क्या आपको खुद पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है? क्या खुद को आप अपने आप को ये देखें कि मैं कहां पर गलती कर रही हूं, मैं कहां पर गलती कर रहा हूं? क्या ये दायित्व आपका नहीं है? क्या आपको डेली प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है तेज लिखने की? बताइए, क्या ये भी मेरी जिम्मेदारी है? क्या ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको लिखना भी सिखाऊं कि कितनी तेज लिखना है, कितनी देर में लिखना है? ये भी मेरी जिम्मेदारी है क्या? आप सोच कर देखो, आप 18 साल की आयु पार कर चुके हो, आप वयस्क हो, और आप उस अवस्था में जो आप अपना अच्छा बुरा समझते हो। बताओ, बताइए। प्रियंका, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं मेरी बहन। हमने ये पढ़ा, देखिए अब बात रही थी वो एमसीक्यू की, वो तेज कराना जरूरी था क्योंकि 30 क्वेश्चन मैंने पूरे भी नहीं कराए, फिर भी उसमें टाइम चला गया। अब इनको कब जोड़ा गया? आप कहेंगे सर इन्हें 42वें संविधान संशोधन, यहां नहीं मैं आगे लिखता हूं, पहले तो आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, ये बताइए आपने इतना लिखा या नहीं, यहां तक आपने लिखा या नहीं, बताइए। सर जय भीम बोल दो, बिल्कुल जय भीम भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहां तक। अब आप मुझे बताइए, यहां तक पहले खुद बताइए कि इतना लिखा या नहीं, थम कर दीजिए। मैं साइड हो गया, जी जी, बताइए, थम कर दीजिए आप। लिख लेने के बाद थम कर देना कि आपने लिख लिया। लिख लिया, चलिए अब आगे बात करते हैं कि सर मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? देखिए 42वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन किया जाता है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे सर 42वां 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट 1976। 1976। अब ये हमने पढ़ लिया के द्वारा क्या किया गया, के द्वारा भाग 4A, भाग यानी कि पार्ट 4A, जिसे 4 का भी कहेंगे, 4 का जोड़ा गया, जोड़ा गया। ठीक है, और 4 का में जो अनुच्छेद जोड़े गए थे, अनुच्छेद कितने जोड़े गए थे? 51A जोड़ा, अनुच्छेद 51A या 51 का जोड़ा। ठीक है, अब इसमें मूल कर्तव्य कितने जोड़े? तो भाग 4 का में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। कितने? आप कहेंगे 10। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। आप कहेंगे सर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। यहां पर आप लिखेंगे सर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। सिफारिश 8 की हुई थी। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में, देखिए वर्तमान में 11। ठीक है, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। समझ गए आप मेरी बात? बिल्कुल अंजलि चौहान जी, मैं सहमत हूँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। है ना, जो भैया धीरे लिख पा रहे हैं वो पीडीएफ से लिख लें, बाद में वो पीडीएफ से लिख लें, है ना, वो पीडीएफ से लिख लें, कोई समस्या नहीं है। भाई आपको लिखना है, आप पीडीएफ से लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन भैया सब ये आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सर फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में मैंने बताया। वर्तमान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं फंडामेंटल? आप कहेंगे सर वर्तमान में फंडामेंटल्स कितने हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज की बात यहाँ पर हो रही है। आप बताइए, फंडामेंटल ड्यूटी हमने पढ़ ली,
कि भैया फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं, तो आपने पढ़ा कि सर यहाँ पर कितना पढ़ा। ठीक है, अच्छा मेरी बहन बताना, क्या नाम था, मैं नाम भी भूल गया, क्या अभी आपको सही समझ में आ रहा? अभी धीरे मैं लिख रहा हूँ, मैं अभी धीरे लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, इतने ही धीरे चलूं? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर चलिए अभी आपने लिख लिया ये, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अभी मैं बहुत धीरे बोलूंगा, बहुत धीरे धीरे सारी चीजें कराऊंगा, क्योंकि भाई आप मेरी भाई बहन है, मेरी जिम्मेदारी है आपके लिए, आपके लिए, ठीक है। चलिए इंग्लिश में भी तो लिखता हुआ चल रहा हूँ जी, बताइए कहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश सब में तो लिखता हुआ चल रहा हूँ मैं। चलिए अब बात ये आई कि सर जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ा गया था? इसे 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन, आप कहेंगे सर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, 2002, जिसे हम बोलेंगे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 19, अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है, इसके माध्यम से ये जोड़ दिया गया। अब ये बताइए, अब यहाँ पर आप मुझे बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? है ना, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ जी बिल्कुल सबकी आ रही है आवाज, सबके मैसेज आ रहे हैं आरती, ठीक है, आप परेशान मत हो, बस ये है कि मैं सबके मैसेज तो नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना, जिसका सामने आ जाएगा उसका पढ़ पाता हूँ। अब यहाँ पर इसके द्वारा क्या किया गया, एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल था अनुच्छेद 51A में के जोड़ दिया, अनुच्छेद 51A में एक नया आर्टिकल जोड़ा, अनुच्छेद 51A के, इसमें क्या कहा गया, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये क्या है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य है। अब 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, ये कहता है कि माता पिता, माता पिता पेरेंट्स, माता पिता अभिभावक गार्जियन, माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है, का कर्तव्य ड्यूटी है, कर्तव्य मतलब ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है जी उनकी, माता पिता का कर्तव्य है, ड्यूटी है, ड्यूटी है कि वह 6 साल से 14 साल के बच्चों को, 6 साल से 14 साल, 14 साल के बच्चों को, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएं, प्रारंभिक प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा आप कहेंगे सर प्राइमरी, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन की भैया दिलवाएं, दिलवाएं, ये माता पिता का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को, अपने बच्चों को क्या करेंगे, अपने बच्चों को क्या करेंगे, तो आप मुझे बताइए कि सर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ये कहता है कि जो माता पिता हैं वह अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिलवाएंगे, प्रारंभिक शिक्षा दिलवाएंगे, और इसकी व्यवस्था कहाँ की गई थी, इसकी व्यवस्था संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 51A में एक नया खंड जोड़ा गया, 51(1) के, ठीक है। अब क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं आपके वो मैं बता देता हूं, क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं मैं आपके वो मैं बता देता हूं। चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से बताइए, यहां तक लिखने के बाद फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से बताएं। चलिए बहुत बढ़िया,
चलिए मोहित चौधरी जी धन्यवाद। लिखना जरूरी है क्या, पीडीएफ से लिख सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही कि सर लिखना जरूरी नहीं है, पीडीएफ से भी लिख सकते हैं, हैंड रिटन पीडीएफ भी मिलती है, ये भी मिलती है, समझना जरूरी है। समझेंगे आप लोग ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ तक आप लिख चुके हैं, चलिए सबके थम आ गए। अब बात हमने ये बात कर ली थी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, है ना, सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई थी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा है, कि सर पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा है। 51A क्या कहता है? अनुच्छेद 51A क्लोज ए, अनुच्छेद 51A सब क्लोज स्मॉल ए, अनुच्छेद 51 का सब क्लोज क लिखा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, संविधान का पालन करना। क्या करना जी? आप कहेंगे सर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, संविधान का पालन करना, रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फॉलोड। यानी कि संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये मेरा आपका मौलिक कर्तव्य है, ये मेरा आपका मौलिक कर्तव्य है। अब यहां पर हमने ये पढ़ा है कि सर ये बताइए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये हमारा क्या है जी? तिरंगा। ये हमारा क्या है? तिरंगा है। अब ये हमारा तिरंगा है, ये बताएं कि जो ये केसरिया रंग है, ये सैफरॉन रंग है, ये किसका प्रतीक है? साहस का, बलिदान का। इसका जो रेशियो है वो 3:2 है। तिरंगे का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो आप कहेंगे सर तिरंगे का रेशियो कितना है? आप कहेंगे सर लंबाई चौड़ाई का रेशियो बताइए। लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2, ठीक है, 3:2 होगा। चलिए हमने पढ़ लिया कि सर ये सफेद रंग जो है, सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? बलिदान का। हरा रंग किसका प्रतीक है? समृद्धि का। ठीक है, ये जो अशोक चक्र है, ये अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, 24 स्पोक्स हैं, तीलियां। तीलियां बोले तो स्पोक्स, कितने स्पोक्स हैं इसमें? 24। और ये किसका प्रतीक है? 24 घंटे प्रगति यानी कि गति करने का, 24 घंटे गति या प्रगति करने का। ठीक है, यश चौधरी क्या सवाल है आपका? बताओ भाई, इनका कोई सवाल हो तो। जी बिल्कुल, पुष्पा पुष्पा यादव जी धन्यवाद। चलिए देर से गई हुई आवाज, अभी आ जाएगी आवाज आपको। अभी आ गई क्या आवाज? चलिए अभी आवाज आ गई क्या? मैंने कहा कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका डिजाइन किसने बनाया था? पी वेंकैया जी ने। इस डिजाइन को संविधान सभा ने स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया। चलिए, सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का। केसरिया सैफ्रॉन कलर किसका प्रतीक है? बलिदान और साहस का। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। अशोक चक्र, ये क्या है? अशोक चक्र है। और ये अशोक चक्र कहां से लिया गया है? आप कहेंगे सर सारनाथ से। कहां से? सारनाथ से। अशोक स्तंभ, अशोक ललाट कहां से ली गई है? सारनाथ कहां पड़ता है? बनारस में, यानी कि वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी। आप कहेंगे सर वाराणसी। चलिए वाराणसी, ठीक है जी, ये सारी पॉइंट हमने पढ़ लिए।
अभी आवाज आ रही है क्या? ये बताइए, ये सारी चीजें लिख ली आप लोगों ने? यहां तक सारे पॉइंट लिख लिए? चलिए, लिख लिया आप लोग यहां तक? बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे कि सर पहला तो हमें पता चल गया, क्या है पहला मौलिक कर्तव्य? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 51A कहता है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, संविधान का पालन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 51A(b). यह कहता है कि स्वतंत्रता सेनानियों और उनके उपदेशों का सम्मान करना। स्वतंत्रता सेनानी और उनके उपदेशों का सम्मान करना, जिन्होंने हमारे और आपके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने हमारी और आपकी आजादी के लिए अपने परिवारों को छोड़ दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को शहीद कर दिया। क्या आपका और मेरा कर्तव्य नहीं बनता रेस्पेक्ट फॉर फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर सर्वोन्स? हम उनका आदर करें, हम उनका सम्मान करें। चलिए, हमने पढ़ा कि सर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके उपदेशों का सम्मान करना, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना, यह मेरा और आपका दूसरा मौलिक कर्तव्य बनता है। अनुच्छेद 51A(b) यह सेकंड मौलिक कर्तव्य है। श्वेता कुमारी धन्यवाद मेरी बहन। चलिए आगे बात कर रहे हैं अनुच्छेद 51A(c). तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। प्रोटेक्शन ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, कि भारत मजबूत रहे, भारत के जितने भी राज्य हैं वो एकता में रहें, अखंड रहें, उन्हें कोई तोड़ ना पाए। जैसे पश्चिमोत्तर पूर्वी भारत में जो राज्य हैं उनको तोड़ने के लिए बहुत सारे देश जो है प्रयास कर रहे हैं, जैसे चीन हुआ, जैसे म्यांमार हुआ। बताओ, म्यांमार जो हमसे निकल कर अलग गया है, हैं? अब हमारी एकता को बरकरार रखना, इंटीग्रिटी को बरकरार रखना, यूनिटी को बरकरार रखना और संप्रभुता को बरकरार रखना। प्रोटेक्शन ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना। चलिए, अनुच्छेद 51A(d) कहता है कि देश की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहना। शुड बी रेडी टू प्रोटेक्ट द कंट्री। शुड बी रेडी टू प्रोटेक्ट द कंट्री, जब जब हमारे देश की रक्षा के लिए हमारी जरूरत पड़े, आपकी जरूरत पड़े, तो हमें हमेशा तैयार रखना चाहिए, अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए। आंचल कह रही है सर क्लास में ही याद हो जाता है। अरे वाह, धन्यवाद। जय बाबा मोहन राम की जय। अच्छा, आप लोग अब ऐसे ही मुझसे बुलवाओगे क्या? मैं भैया सभी को मानता हूं, मैं सभी धर्मों में विश्वास करता हूं, ठीक है? तो ये जरूरी नहीं है कि मैंने कुछ बोला या नहीं बोला तो आप उनकी एक एक करके बुलवाओ। अभी कह रहे थे भीम की जय बोलो, तो जय भीम बोल दिया। अब कह रहे हैं बाबा मोहन राम की जय बोलो, बोल दिया। हमारे हमारे पूर्वज माने जाते हैं बाबा मोहन राम, हम गुर्जर हैं तो गुर्जरों के पूर्वज माने जाते हैं बाबा मोहन राम, तो हम मानते हैं भैया उनको, तो उनकी जय है। भगवान श्री राम की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सबकी जय, ठीक है? अब किसी की जय मत बुलवाना, सबकी जय, ठीक है? जो जिस धर्म में, सबकी जय। चलिए, हमने यहां पर बात कर ली, हमने यहां पर बात कर ली। अब आप मुझे बताएंगे कि अनुच्छेद 51A(d) क्या कहता है? अनुच्छेद 51A(d) में क्या लिखा हुआ है? कि देश की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहना, ठीक है? अनुच्छेद 51A(e) कहता है कि भारत की राष्ट्रीयता, भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना, ठीक है? भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना, महिलाओं का सम्मान करना। टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रेटर्निटी ऑफ इंडिया, ठीक है? रेस्पेक्ट वुमेन, कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक है? चलिए बता दीजिए, सारी चीजें लिख ली आप लोगों ने, है ना? सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर लिख ली। चलिए मुझे बताइए, क्या यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए? चलिए, चलिए बता दीजिए, अभी आप लोगों ने लिख लिया, सारे पॉइंट आपने लिख लिए। अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, ये बचे हैं, इनको आप घर से लिख लेना। मैं दे रहा हूँ इनको आपको PDF, घर से लिख लेना। इनका टेस्ट भी मैं कल कराऊंगा। कल हम राष्ट्रपति भी पढ़ेंगे, कल हम राष्ट्रपति भी स्टार्ट करेंगे, और ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप कल घर से कर लेना, ठीक है? मैं आपको ये दे रहा हूँ लिखने के लिए, कल मैं पढ़ाऊंगा भी इसमें और अभी, और इसका टेस्ट भी मैं कल कराऊंगा, फिर मैं राष्ट्रपति कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो कल मिलेंगे फिर आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, सत श्री अकाल,
अस्सलाम वालेकुम, है ना, जय भीम, गुड आफ्टरनून, और कुछ बोलना है क्या? जय श्री राम है, और कुछ बोलना हो तो बता देना। चलिए, तो सभी को नमस्कार, जय हिंद बच्चों।